दोस्तों प्रभास की द राजा साहब रिलीज हो चुकी है, तो जिसने नहीं देखा है उसे जाकर देख सकते हैं। वैसे आज मैं इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक एम्बुलेंस ड्राइवर को देखते हैं जिसको कहीं से एक बॉडी मिलती है। फिर वह उसका अंतिम संस्कार करके उसकी राख को कहीं ले जा रहा होता है। तभी वह रास्ते में ही एक ढाबे पर रुकता है। हम देखते हैं कि उसने बॉडी से कुछ पैसे और उसके सामान को चुराया था। ड्राइवर ढाबे वाले को 500 का नोट दिखा रहा था। तभी वह नोट हवा की वजह से उड़कर एक हवेली के अंदर चला जाता। अब वह शख्स उसका पीछा करते करते हवेली के अंदर एंटर करता है। वहाँ पर उसे एक मगरमच्छ मिलता है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, बट वह भागते हुए हवेली के अंदर चला जाता है। ड्राइवर एकदम डर चुका था क्योंकि उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। हम उसके सामने एक घोस्ट को भी देखते हैं जिसकी गर्दन कटी हुई थी और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। तभी चेयर से एक घोस्ट की आवाज आती है। वह बोलता है कि ये पैसा मेरा है और ये अस्थियां यहीं पर रख दी। वेल इतने में उस शख्स को मार दिया जाता है। यानी इस हवेली में कोई घोस्ट रहता था जिससे धन दौलत से बहुत ज्यादा प्यार था। वह मरने के बावजूद भी पैसों की रखवाली कर रहा होता है। उसके बाद हम दूसरी तरफ राजू नाम के शख्स को देखते हैं जो मार्केट के अंदर सोया हुआ था। तभी वह देखता है कि एक बंदा एक लड़की को छेड़ रहा था। राजू उस वजह से उसे बहुत मारता है। उसका कहना था कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। अब हम राजू के बारे में थोड़ा जानते हैं। राजू अपनी दादी के साथ रहता था जिसका नाम था गंगा देवी, जिसे भूलने की बीमारी थी। दरअसल उसका पति यानी राजू का दादा जो लापता था, यानी उसके साथ क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं था। इसीलिए उसकी दादी हर समय अपने पति को याद करती थी, जबकि राजू उसे समझाता था कि वह ज्यादा ना सोचे क्योंकि उसे एक और स्ट्रोक आया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। हम यहीं पर एक अनीता नाम की लड़की को भी देखते हैं जो राजू की गर्लफ्रेंड थी। वह हर समय राजू के साथ रहती थी, हालांकि उसका बाप बहुत ज्यादा पैसे वाला था। वेल यहाँ पर राजू से मिलने की उसका दोस्त करीम आता है। वह उन्हें बताता है कि अपने लिए लड़की देखने गया था जिससे रिश्ता तय हो गया। राजू से लड़की का फोटो भी मांगता है, तो करीम से जब लड़की का फोटो दिखाता है ना, तो राजू की नजर पीछे एक शख्स पर पड़ती जो बिल्कुल उसके दादा जैसा था। राजू उस फोटो को अपनी दादी को दिखाता है। अब उसकी दादी उसे देखते ही पहचान जाती है और बताती है कि यह तेरे दादाजी हैं। वेल अब राजू को पता चलता है कि ये फोटो चार मीनार के पास खींची गई थी, तो वह वहाँ के एसआई भांगू को फोन करता है जिससे वह मामा बोलता था। राजू ने बताता है कि उसके दादाजी उसके शहर में ही हैं, इसलिए उन्हें ढूंढना है। उसका मामा उसे बताता है कि ये 1960 का मिसिंग केस है। अगर इसे फिर से ओपन करेंगे तो इसमें कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। राजू ये सुनते ही हाँ बोल देता है, बट दिक्कत तो ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। तभी वह अनीता से कहता है कि वह उसे पैसे दे दे। यानी राजू हर समय अनीता से पैसे लेता रहता था। वह उसे चलता फिरता बैंक बोलता था। अब जैसे तैसे अनीता उसे पैसे देने को मान जाती है, बट उसे वह अपने पैसे अपने पिता से लेने थे। उसके बाद अगली सुबह राजू पैसे लेकर हैदराबाद के लिए निकल पड़ता है। वह महेश से बोलता है कि उसकी दादी का ख्याल रखे। अब राजू जैसे ही हैदराबाद पहुंचता है, वह देखता है कि उसका एक दोस्त था जिसने बताया था कि वह शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता है, बट वह ऑटो चला रहा था। राजू उसके साथ जैसे ही जा रहा था, तभी उसकी नजर एक नन पर पड़ती है जिसका नाम था बेसी। वह काफी ज्यादा खूबसूरत थी। राजू तुरंत ऑटो रोक देता है और उस नन को फॉलो करने लगता है। हम देखते हैं कि फॉलो करते करते वह चर्च के अंदर जाता है जहां पर सभी प्रेयर कर रहे थे, और यहीं पर राजू को एक लिली नाम की छोटी सी बच्ची मिलती है जो राजू को प्रेयर करना सिखा रही होती है। तभी राजू को पता चलता है कि यहाँ पर सभी नन उस लड़की के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे क्योंकि लड़की को हार्ट की प्रॉब्लम्स थी। अगर 2-3 दिन में पैसा इकट्ठा नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती थी। ये जानते ही राजू के पास जो 5 लाख रुपए थे ना, वह उनमें से 3 लाख उस लड़की की सर्जरी के लिए दे देता है। अभी जानकर बेसी और उसकी फ्रेंड्स उसको अच्छा मानते हैं। उसके बाद राजू पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वह इंस्पेक्टर को अपने दादा का फोटो दिखाकर उनके बारे में बताता है। उसका कहना था कि उसके दादा राजा महाराजा के खानदान से थे। उनकी हवेली में बहुत ज्यादा खजाना था और वहीं पर एक गंगाराम नाम का नौकर रहता था जो एक दिन हवेली का सारा खजाना लेकर भागने लगता है, तो उसके दादा भी उसका पीछा करते करते गायब हो चुकी थी। वेले सुनने के बाद ऑफिसर बोलता है कि ठीक है, हम इनकी छानबीन
जारी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेसी राजू को देखते ही पसंद करने लगी थी। वह बार बार अपनी फ्रेंड से उसके बारे में बात कर रही होती है। तभी उसकी दोस्त उसे बताती है कि ठीक है, अगर वह कल चर्च आया तो समझ लेना कि वह तुझे पसंद करता है। वेल सुबह को देखते हैं कि राजू मस्त तैयार होकर चर्च आता है। वह आते ही बेसी को ढूंढ रहा था। तब उसे कन्फेशन रूम में भेजा जाता है जहाँ पर बेसी थी। हालांकि राजू को पता नहीं था कि वह जिससे बात कर रहा है वह बेसी है, और बेसी को भी नहीं पता था कि वह जिससे बात कर रही है वह राजू है। थोड़ी ही देर में राजू बेसी को देख लेता है, बट बेसी उसे नहीं देख पाती। राजू बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी बेसी उसे कॉल करके बताती है कि वह जो अपने दादाजी को ढूंढ रहा है ना, उसने उस पर चीटिंग का केस फाइल किया। दरअसल एक दिन वह लिली के नाम से कुछ पैसे जमा कर रही थी। तभी वह उसके दादा को देखती है जो लाइन में आगे खड़ा था। बेसी उनसे कहती कि वह थोड़ा रुक जाए, उन्हें पैसे जमा कर लेने दे। उसका दादा बोलता है कि ये पैसे मुझे दे दो, मैं जमा कर देता हूँ। हालांकि बेसी उसे पैसे नहीं देना चाहती थी, बट उसके दादा को शायद तंत्र विद्या आती थी जो बेसी की आंखों में देखकर उसे कंट्रोल कर लेता है, और फिर बेसी उसे पैसे दे देती है, जिससे वह पैसे लेकर भाग चुका था। उसके बाद यसाई राजू और उसके मामा को धमकाता है कि तुम लोगों ने 5 लाख देने की बात करी थी, बट 2 ही दिया, बाकी का पैसा दे दो। तभी राजू के पास एक भैरवी नाम की लड़की आती है जिससे पास एक बड़ा सा बैग था, और उस बैग में 1 करोड़ रुपए थे। दरअसल इसका दादा कनक राजू, जिसने भैरवी के नाना की मदद करी थी, इसलिए भैरवी आज उन्हें पैसे देने आई थी, बट उसकी एक शर्त थी, वह उसके दादा के हाथ में ही पैसे देगी। राजू से सिर्फ 3 लाख मांग रहा था, बट वह देने से इनकार कर रही थी। तभी इतने में एक शख्स उन पैसों को चुरा कर भागने लगता है, और अब राजू उन पैसों को लेने के लिए जबरदस्त फाइट करता है। फाइट के बाद हम देखते हैं कि भैरवी उसके गले लग जाती है। वह जैसे उसके गले लगती है, ये चीज बेसी देख लेती है, जिससे उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वह उसे पसंद करने लगी थी। उसके बाद रात को राजू ड्रिंक कर रहा होता है, और यहीं पर भैरवी उसके पास आती है। राजू को नशे में भैरवी की जगह बेसी दिख रही थी, इसीलिए वह उसे प्रपोज कर देता है, जिससे भैरवी भी उसे एक्सेप्ट कर लेती। अब यहाँ पर पता चलता है कि भैरवी का जो नाना था ना, वह गंगा राम, जिसने उस दिन कनक राजू के पैसे चुरा कर भागी थी, तो उसने ही प्लान के चलते भैरवी को राजू के पास भेजा था। तभी भैरवी अपने नाना को बताती है कि वह एक काम नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत अच्छा है, और वह उससे प्यार करने लगी। विले सुनकर उसका नाना बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। उसके बाद राजू को पता चलता है कि उसकी दादी रात को ही घर से कहीं भाग गई है। ये सुनते ही राजू बहुत ज्यादा परेशान होता है। वह भैरवी को लेकर दादी को ढूंढ रहा था। तभी उसे रास्ते में ही उनका बैग और साड़ी मिलता है, जिसे देखते ही वह पहचान जाता है कि ये तो उसकी दादी का है। दरअसल कुछ चोर उसकी दादी के गहने छीन रहे थे। तभी राजू और भैरवी उनसे लड़कर दादी को बचा लेते हैं। उसके बाद सुबह को राजू गंगाराम को देखता है जो उसे बार बार फॉलो कर रहा था। राजू उसे देखते ही पहचान जाता है और फिर उसे बहुत मारता है। तभी भैरवी वहाँ पर आती है और बताती है कि ये मेरे नाना जी हैं। वेल यहाँ पर पता चलता है कि उस दिन गंगाराम ने संदूक चुरा कर नहीं भागा था, बल्कि उसका दादा ही चुरा कर भागा था। हालांकि राजू ये बात नहीं मान रहा था। तभी गंगाराम उसे सारी बातें बताता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि देवनगर साम्राज्य की एक महारानी थी जिसका नाम था गंगा देवी, जो राजू की दादी ही थी। गंगा देवी के पास बहुत धन दौलत था। एक दिन वह अपने राज में खाना बांट रही थी। तभी वहां बैठे भिखारी जिसका नाम था कनक राजू, वह दौड़ते हुए रानी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर खाना लेता है। इतने में गंगाराम उसे बहुत मारता है। कनक राजू ने अपनी इस बेइज्जती को भूल नहीं पाया। वह सोचता है कि जब रानी के हाथ छूने से इतना कुछ हो गया तो मैं जब उसका पूरा खजाना ले लूंगा तो क्या होगा। वे यहाँ पर कनक राजू रानी की धन दौलत हड़पने की कसम खाता है। वह सबसे पहले एक बैरागी के पास पहुंचता है जो अपनी तंत्र विद्या से लोगों को अपनी आंख से वश में कर लेता था। कनक राजू जैसे उस बैरागी के पास पहुंचता है ना, तो पता चलता है कि उससे विद्या सीखना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ की जमीन खून मांगती थी। इसीलिए कनक राजू से विश्वास दिलाने के लिए अपना एक हाथ काट देता है। ये देखकर बैरागी उसे विद्या सीखने को तैयार हो जाता है। बैरागी उसे बताता है कि उसे कुएं के अंदर जाकर 2 अमावस्या तक तपस्या करनी पड़ेगी, और तो और उसे राक्षस खाने की भी कोशिश करेंगे, बट उसे डरना नहीं है। वेल कनक राजू ये सब करने को तैयार हो जाता है।
हम देखते हैं कि बैरागी उसका कटा हुआ हाथ जोड़ देता है और उसे कुएं के अंदर भेज देता है, जहां पर कनक राजू तपस्या करते समय बहुत सारे कष्ट झेलता है। जैसे कि उसको एक कीड़ा काटता है ना, और उस कीड़े के काटने की वजह से उसका खून नीचे गिर रहा था, जिससे राक्षस उसको खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। कनक राजू इस मुश्किल में भी डटा रहा और वह अपनी तपस्या पूरी की। विद्या सीखने के बाद बैरागी उसे प्रसाद देता है, जिसे लेकर वह फिर से राजमहल में पहुंचता है। कनक राजू सबको अपने वश में करते हुए रानी के पास पहुंचता है और उसे प्रसाद खिलाकर अपने वश में कर लेता है। रानी उसके वश में होकर उससे शादी कर लेती है और शादी होते ही धीरे धीरे कनक राजू उसकी सारी संपत्ति लूट कर भाग जाता है। वही रानी की बात करे तो उसने एक भिखारी को अपनाया था, इसलिए उसके ही अपने उसे पागल घोषित करके वहां से भगा देते हैं। तब से वह अपने पोते को लेकर कहीं रहने लगी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। राजू ये सब जानने के बाद कसम खाता है कि उसकी दादी ने दादा की वजह से बहुत दुख झेला है, इसलिए अब वह उसे पकड़कर उसी तरह तड़पाएगा। तभी गंगाराम उसे बताता है कि उसे एक खबर मिली थी कि वह नरसापुर के जंगल में है। ये जानते ही राजू भैरवी और अपने दोस्तों के साथ एक पहाड़ी पर पहुंचता है। वहां से वह जंगल की तरफ देखता है तो उसे एक हवेली दिखती है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि शायद वह हवेली में ही हो सकता है, इसलिए वह वहां जाता है। हम देखते हैं वह जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, वहां का नजारा देखकर हैरान थे, क्योंकि हवेली बाहर से खंडहर जैसी दिख रही थी बट अंदर से किसी 5 स्टार होटल जैसी। राजू दादा को बुलाते बुलाते अंदर तक जाता है और वह उस जगह पहुंचता है जहां पर सारा खजाना था। सभी उस खजाने को देखकर शौक थे। वहीं पर हम उस एम्बुलेंस ड्राइवर को भी देखते हैं, जो राजू के आते ही उठ चुका था। वह भागते हुए राजू के पास आता है और उन्हें बताता है कि इस खजाने को हाथ मत लगाना, नहीं तो वो मार देगा। अब यहाँ पर ड्राइवर उन्हें एक सच्चाई बताता है। दरअसल कनक राजू की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी थी। उसे लवारिस लाश समझकर ड्राइवर ने ही जलाया था और उसकी अस्थियां लेकर वह अपने घर जा रहा था, ताकि कभी भी उसे ढूंढता हुआ कोई आए तो वह उनसे पैसे ले सके। बट वह गलती से इस हवेली में आ चुका था, यानी कनक राजू की आत्मा ने ही उसे बंदी बनाया था। हालांकि ड्राइवर जो भी बोल रहा था राजू को विश्वास नहीं हो रहा था। वह नजरअंदाज करते हुए खजाने भरने की कोशिश करता है। तभी वह एक वसीयत का स्टाम्प पेपर उड़ता हुआ आता है, जो म्यूजिक रिकॉर्डर पर जा गिरता है। वेल यहाँ पर उन्हें कनक राजू अपनी वसीयत सुनाता है, यानी उसके मरने के बाद भी ये हवेली उसकी शरीर रहेगी और दौलत उसकी रूह, और वही उसका भोग करेगा। यानी कोई भी उस दौलत को लेने की कोशिश करेगा तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। अब ये सुनकर राजू भी उसे धमकाता है कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, मैं इतनी दूर से आया हूँ अपनी दादी की जायदाद लेने। तभी हम देखते हैं कि कनक राजू की अस्थियां ब्लास्ट होती हैं और उसमें से कनक राजू राख बनकर बाहर निकलता है और राजू से कहता है कि तू सोच रहा है कि तू यहाँ पर आया है, बट ऐसा नहीं है, मैंने ही तुझे बुलाया है, क्योंकि उसका अभी भी एक काम अधूरा। वह आने वाली अमावस्या को एक काम पूरा करने वाला था। राजू ये देखकर उसकी हवा टाइट हो चुकी थी। वह हवेली से बाहर भागने की कोशिश करता है, बट वह हवेली मायावी थी, यानी जब तक कनक राजू नहीं चाहेगा तब तक कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद कनक राजू गंगा देवी के पास पहुंचता है। उसे सपने में बताता है कि वह मरने वाला है, इसलिए आने वाली अमावस्या की रात वहां आ जाएगी। हम देखते हैं कि यही बात उसकी दादी राजू को बताती है। अब राजू को समझ आता है कि दादा वहां गया है, इसका मतलब है कि यहाँ आने में थोड़ा समय लगेगा, उससे पहले हम यहाँ से भाग सकते हैं। अब राजू सबको लेकर खजाने वाले घर में जाता है ताकि वह संदूक लेकर भाग सके, बट जैसे वह उस घर में एंटर करता है ना, तो देखता है कि वह शमशान में बदल चुका था। ये देखकर वह हैरान थे कि आखिर खजाना कहाँ गया। अब यहाँ पर चीता से कनक राजू की आत्मा उड़ती है, जिसे देखकर वह फिर से हवेली के अंदर भागते हैं। उसके बाद सुबह को वह पेड़ से रस्सी बांधकर ऊपर से जाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले सीनू जाता है, बट उसे रस्सी से जोर का करंट लगता है, जिससे उसकी शरीर काली हो जाती। यानी यहाँ पर उनका भागने वाला ये भी प्लान फेल हो चुका था। तभी वह देखते हैं कि जब हवेली की तरफ एक गाड़ी आ रही थी, वह देखकर हैरान थे, आखिर कौन हो सकता है। हम देखते हैं कि बेसी वहां पर आई, क्योंकि उसे 3 लाख रुपए चाहिए थी, जो उसके दादा ने चुराया था। राजू उसे देखकर हैरान था, क्योंकि उसने उसे इसलिए छोड़ा था कि उसे बताया गया था कि नन प्यार नहीं करती और ना ही शादियां करती। लेकिन यहाँ पर वह बेसी को देखकर हैरान था। वह कंफ्यूजन में होकर उसे छोड़ दिया था। बेसी बार बार जिद कर रही थी कि उसे उसका पैसा चाहिए, और उसके साथ एक रिप नाम का भी बंदा आया था। वह भी बार बार खजाने का पता पूछ रहा था। अब उन्हें खजाने वाली जगह पर भेज दिया जाता है। हम देखते हैं वह खजाना
देखकर हैरान थे। रिप खजाने को पहन रहा था, इतने में घोस्ट उसे गायब कर देता है और यहाँ पर बेसी भी काफी ज्यादा डर जाती है। तो वह थोड़ी देर में वहां से भागकर बाहर आते हैं। अब बेसी को भी विश्वास हो चुका था कि यहाँ घोस्ट रहता है। अब थोड़ी देर बाद राजू बेसी से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है और उसे सारी बातें बताता है कि उसको उसने क्यों छोड़ा। वेल सारी सच्चाई जानने के बाद बेसी भी मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दादी बार बार राजू को परेशान कर रही कि उसके दादा मुसीबत में है, वह उन्हें ढूंढ कर लाए। अब राजू तंग आ चुका था। वह बेसी से पूछता है कि कोई तांत्रिक है क्या जो भूतों को भगा सकता है। वेल अब बेसी एक पैरानॉर्मल प्रोफेसर को जानती थी जिसका नाम था पद्म भूषण, जो भूतों को भगाता था। उसने इस तरह बहुत से लोगों की जान बचाई थी। अब राजू उस प्रोफेसर को बुलाता है। हम देखते हैं वह जैसे ही हवेली के अंदर एंटर करता है ना, उसे एहसास होना शुरू हो जाता है। वह वहां की पेंटिंग और चीजों को ध्यान से देख रहा था। उसके बाद वह सबको बताता है कि तुम लोग जैसा सोच रहे हो यह मामूली भूत नहीं है, इसने ऐसी विद्या सीखी है जिससे वह किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ की जो पेंटिंग है उसे देखने से इंसान हिप्नोटाइज हो जाता है और फिर वह धीरे धीरे उसके वश में चला जाता है। या यूं कहे कि कनक राजू जो दिखाना चाह रहा है तुम लोग वही देख रहे हो क्योंकि तुम उसके वश में हो। अब प्रोफेसर राजू से बोलता है कि मैं भी जो चाहूंगा तुम वही देख सकते हो। राजू बोलता है कि उसे समुद्र देखना है और उसमें से मोतियां चुनना है। अब प्रोफेसर उसको आंखें बंद करने को बोलता है और कहता है कि सोचो। हम देखते हैं कि राजू समुद्र के पास पहुंच चुका था बट उसका कनेक्शन कट होता है। वह समुद्र की जगह हवेली में पहुंच चुका था। वहां पर उसे खून दिखाई देता है और अंदर जाता है तो देखता है कि कनक राजू कुएं के पास किसी की बलि दे रहा था। वह ये देखकर डर जाता है जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। राजू से बताता है कि घर में ही एक कुआं था जहां पर कनक राजू कुछ लोगों की बलि दे रहा था। वेला प्रोफेसर उस कुएं के पास जाता है और देखता है कि सच में कुछ लोगों की बलि देकर उन्हें रस्सी से बांध कर लटकाया गया था। अब ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी कनक राजू प्रोफेसर को भी हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था। वह उसे जो बोल रहा था वह प्रोफेसर सोच रहा था बट कनक राजू उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके बाद प्रोफेसर सबको बताता है कि अगर हमें उससे लड़ना है तो हमें खुद को हिप्नोटाइज करना पड़ेगा, यानी खुद की इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। प्रोफेसर उपाय बता ही रहा था कि तभी किताब में आग लग जाती है और वह हवा में उड़ने लगता है, यानी घोस्ट यहाँ पर प्रोफेसर को बुरी तरह मारता है। उसके बाद सुबह को हम बेसी और भैरवी और राजू के बीच झगड़ा को देखते हैं। दरअसल बेसी के आने की वजह से भैरवी बहुत परेशान थी क्योंकि राजू से प्यार कर रहा था, इसीलिए वह आपस में झगड़ रहे थे। तभी इतने में वहां अनीता भी आ जाती है जो उसके साथ रहती थी। अब अनीता सबको बताती है कि मैं राजू से शुरू से ही प्यार करती थी। ये सुनकर भैरवी और बेसी जल जाती। अब राजू बुरी तरह फंस चुका था। उसकी तीनों गर्लफ्रेंड उससे पूछते हैं कि वह तीनों में से किसको चूज करेगा। वहीं दूसरी तरफ कनक राजू भैरवी के फोन से गंगाराम को फोन करता है और उसे बताता है कि उसका दादा मरने वाला है, इसीलिए वह दादी को लेकर चला है। अब गंगाराम दादी के पास जाता है जिसे देखते ही दादी उसे चोर चोर कहने लगती है बट गंगाराम उसे बताता है कि उसका पति बीमार है, वहां उसके साथ चले। इतने में दादी बेहोश हो जाती, यानी उसकी हालत बहुत खराब थी। तभी जब ये बात राजू को पता चलती है तो वह गुस्से से हवेली से बाहर निकलता है और कार से तेजी से भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है बट थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि वह तो हवेली में ही था। अब कनक राजू यहाँ पर उसे बताता है कि ये उसका भ्रम है, वह तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक मुझसे आगे नहीं सोचेगा। कनक राजू से बताता है कि वह आने वाली अमावस्या को उसकी दादी की बलि देगा। दरअसल कनक राजू मरने से पहले बैरागी के पास गया था। उससे कहता है कि उसे फिर से जन्म लेना है ताकि वह अपने धन दौलत का भोग कर सके। अब बैरागी उसे बताता है कि अगर उसे जन्म लेना है ना तो उसकी पत्नी की स्वयं मौत होनी चाहिए। तो इसी वजह से कनक राजू बार बार अपनी पत्नी को उसके मरने की बात बता रहा था ताकि उसे स्ट्रोक आए और वह मर जाए, यानी गंगा देवी के मरने से कनक राजू फिर से जिंदा होने वाला था। तो हम देखते हैं कि राजू गुस्से से उसके खजाने के पास पहुंचता है और उसके पैसों को आग लगा रहा था बट यहाँ पर कनक राजू से कंफ्यूज करता है। वह कहता है कि तू जो पैसों को आग लगा रहा है ना, यह तेरा भ्रम है, तू उसके बदले अपनी दादी को जला रहा है। तो कुछ इस तरह कनक राजू उसके दिमाग से खेल रहा था। राजू यहाँ पर बहुत कंफ्यूज था। फिर वह अपने दिमाग को जैसे तैसे कंट्रोल करके पैसों को आग लगा देता है। तभी कनक राजू मायावी रूप से एक मगरमच्छ उसके पास भेजता है। अब राजू
उस मगरमच्छ से लड़ने लगता है और फिर लास्ट में उसे मार देता है। ये देखकर कनक राजू बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद कनक राजू वहां की स्टेचू को जिंदा करता है जिनके हाथ में हथियार था। अब राजू उनसे लड़ने लगता है, बट वह देखता है कि वह जितना उन्हें मार रहा था उतना ही उसे लग रहा था। राजू कंफ्यूज था कि क्या करे। अब उसे समझ आता है कि वह उनको नहीं मारेगा बल्कि स्टेचू को जलाएगा। तो राजू स्टेचू में आग लगा देता है जिससे वह मर जाते हैं। उसके बाद वह बाकी के लोगों की गर्दन को काट देता है। ये देखकर कनक राजू और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चाहे मेरी पूरी संपत्ति जल जाए लेकिन मैं तुझे मार के रहूंगा। वेल तभी वह उसे रेत के बीचों बीच फंसा देता है। बट राजू को उसकी दादी माँ की बात याद आ रही थी, वह उसे मोटिवेट कर रही थी और राजू हवेली की हर एक चीज को जला रहा था। कनक राजू बैरागी से कहता है कि मेरी संपत्ति नष्ट हो रही है और मैं कमजोर हो रहा हूँ, ये सब ये कैसे कर पा रहा है। अब बैरागी उसे बताता है कि उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद कनक राजू से बताता है कि अगर तेरी दादी को पता चला कि मैं मर गया तो वह भी तो मर जाएगी। अभी सुनकर राजू सोच में पड़ जाता है। वह कमजोर पड़ रहा था। वहीं कनक राजू एक विशाल रूप लेता है और राजू को अपनी मुट्ठी में पकड़कर खाने की कोशिश करता है। राजू अपनी दादी से मन ही मन में कहता है कि वह उसे माफ कर देगी। वेल अब वो अपने दिमाग को इतना कंट्रोल करता है कि उसके पास दिव्य शक्तियां आ जाती है जिससे वह उसे मार देता है। उसके बाद जब वह अपनी दादी के पास आता है तो पता चलता है कि वह अपने पति को भूल चुकी थी। तो कुछ इस प्रकार उसकी दादी भी ठीक हो जाती और राजू उस राक्षस को भी मार देता है जिससे वह फिर खुशी खुशी से रहने लगे।